नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन भी आजकल मैं ऐड करने लगा हूं, तो बिजनेस लाइन इन तीन अखबारों के जो प्रमुख संपादकीय होते हैं उनमें से जो भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं उनकी विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन संपादकीयों में हमारे लिए परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से कौन सी बातें ऐसी हैं जो उपयोगी हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो उपयोगी नहीं हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। तो एक तरह से उन संपादकीयों का एक सरलीकरण करके हम आपके पास तक लेके आते हैं। ये इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। आज है 8 जुलाई, 156वां एपिसोड है और चलिए शुरू करते हैं आज की बात। लेकिन 8 जुलाई आ गया है और आप इस बात को समझें कि P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है परसों से, 10 जुलाई से सुबह 8 बजे से। तो अगर आप यानी कि सोमवार से अगला सप्ताह जब शुरू होगा तो आपका P2I बैच जो है वो शुरू हो गया होगा, जो जुलाई का पहला बैच है, हिंदी वाला बैच है और मॉर्निंग बैच है। तो मैं बार बार कहता हूं कि मॉर्निंग बैच के अपने लाभ होते हैं। 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाती है और आप उसके बाद पूरा दिन आपके पास उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है कि आप उसको अच्छे से उपयोग करें और आप उसके दिन का सही सदुपयोग करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। तो आप इस बैच से जुड़ें, जरूर जुड़ें। और तीनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है, बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश जिसे कहते हैं उसमें उपलब्ध है। AJ लाइव कोड लगाएंगे जो मेरे नाम पे आधारित है, उसमें 29,999 रुपए में यह कोर्स आपको मिल सकता है। P2I आप में से जिसको पता नहीं है उसको मैं एक बार दोबारा बता दूं कि P2I का तात्पर्य है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यानी कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसको आप अगर लेते हैं तो उसके बाद आपको UPSC की तैयारी के लिए एक अपने ऑप्शनल के अलावा और किसी चीज पर कुछ भी और खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना तो आपको एक भी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं आपको एक भी अन्य कोई टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंस की टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन बैंक कुछ आपको नहीं लगेगा। सब कुछ आपको इसी बैच के अंदर मिलेगा। प्रिंटेड किताबें आपको मिलेंगी, सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिलेगी, डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी, सारा करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो इस बात को आप याद रखें। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि स्टडी IQ की जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको प्रोवाइड कराएगी। तो मैं आग्रह करता हूं आप में से जो लोग 2024 को लेके बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं, वो इस बैच से जरूर जुड़ें, इस बैच के साथ जुड़ने का प्रयास करें और अपनी तैयारी को एक सही आकार, एक सही दिशा आप जरूर दें। ठीक है, परसों से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। परसों के बाद भी आप एक हफ्ते का ग्रेस पीरियड होता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर आपकी क्लास थोड़ी सी मिस हो जाएंगी। तो आप बेहतर यही है कि आप जल्दी से जल्दी आज या कल जुड़ जाएं और AJ लाइव कोड लगाना याद रखें, जिसके जरिए आपको यह कोर्स मात्र 29,999 का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ आपको संपर्क में रहना है। अच्छा, वैकल्पिक विषयों में हिंदी साहित्य विषय जो है वो बहुत ही शानदार एक बैच हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य का। आप हिंदी साहित्य के बैच से भी हमारे जुड़ सकते हैं, पूरी तरह से हिंदी में है। बहुत ही एक विद्वान टीचर हैं हमारे पास हिंदी साहित्य के, आप उस बैच से भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही आजकल जाना माना ऑप्शनल है, बहुत चर्चा में है, बहुत लोग उसको लेते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप उसको भी खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ संपर्क में रहना चाहते हैं तो अतुल जैन UPSC गाइडेंस जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर इस क्लास की और मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास की या जो भी क्लास में लेता हूं उसकी प्रेजेंटेशन आती है। Atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिस पर आप में से काफी लोग मेरे साथ संपर्क में रहते हैं। atul.jain@studyIQ.com मेरा ईमेल ID है, यहां पर भी आप में से काफी लोग मेरे साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं। www.studyiq.com यह हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पर जाके आप हमारे कोर्सेज, हमारी ऑफरिंग्स, हम क्या हम ऑफर करते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो यार, आज का जो पहला आर्टिकल है वो है MK नारायणन साहब का एक आर्टिकल आया है भारत और अमेरिका के संबंधों पर। तो यार, भारत अमेरिका संबंध में मोदी की यात्रा वगैरह वगैरह के टाइम पे हम बहुत सारी चर्चा ऑलरेडी कर चुके। तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, बड़ा उनको सम्मान दिया गया, बड़ी सारी डिफेंस डील्स जो है, रक्षा समझौते वो साइन करके आए और इस यात्रा को सफल यात्रा माना जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इसमें और क्या पढ़ना है,
तो एम के नारायणन साहब जो हैं ये यूपीए की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जाने माने राजनयिक रहे हैं, जाने माने एक विद्वान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने एक भारत और अमेरिका के संबंधों का एक ब्यौरा दिया है और उस ब्यौरा को देने के साथ उन्होंने एक खास बात से हमको सचेत करने की भी कोशिश करी है, वो हम समझेंगे। तो नारायणन साहब कहते हैं कि देखो, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की भारत की अमेरिका यात्रा होती है। नॉर्मली जो भी व्यक्ति भारत में सिग्निफिकेंट टाइम तक प्रधानमंत्री रहता है वो अमेरिका की यात्रा निश्चित तौर पे करके आता है। जैसे नेहरू के बारे में बताते हैं कि नेहरू ने अपने कार्यकाल में, क्योंकि नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ दौरे किए, उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने भी सफल यात्राएं की। उस समय भारत एक बहुत ही अल्प विकसित देश था, उसकी अमेरिका से अपेक्षाएं कुछ अलग थी, वो अपेक्षाएं पूरी करने में नेहरू कामयाब रहे। सबसे ज्यादा असफल यात्राएं अगर किसी की हुई तो इंदिरा गांधी की हुई। जब ये मैंने देखा तो उसके बाद मैं क्यूरियस हुआ कि भाई ऐसा क्या हुआ इंदिरा गांधी की यात्रा पे। खास तौर पे इंदिरा गांधी और रिचर्ड निक्सन के जो संबंध थे, रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आप में से जिनको नहीं पता, गांधी और निक्सन के, इंदिरा गांधी और रिचर्ड निक्सन के संबंध इतने ज्यादा खराब थे कि उसकी कहानियां सुनाई जाती थी। तो मेरे को ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले जो मैंने पढ़े। तो कुछ आर्टिकल्स ये कहते हैं कि भाई एक सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी ने स्पष्ट तौर पे निक्सन को एक तरह से डांट दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई आप जो है बंगाल में बाढ़ आई उसके पीड़ितों, माफ कीजिएगा, बिहार में बाढ़ आई उसके पीड़ितों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जी उनके बाजू में खड़े हुए थे, इनको सहानुभूति है, लेकिन बंगाल में जो अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि बंगाल में उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था, याद कीजिएगा, जो आज बांग्लादेश है, उस बंगाल में जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेके इन्हें कुछ नहीं बोलना, वो इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह की बात उन्होंने कही। निक्सन ने भी अपने स्टाफ के सामने इंदिरा गांधी को, जो किसिंगर साहब ने किताब लिखी है उस पर, हेनरी किसिंगर ने, कि अपने स्टाफ के सामने इंदिरा गांधी को लेके बहुत अपशब्द कहे और बहुत खराब बातें कहीं। और यह कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन से मिलने ओवल ऑफिस पहुंची तो रिचर्ड निक्सन ने उनसे मिलने के लिए उन्हें 45 मिनट इंतजार कराया, जो कि बहुत विचित्र बात है, बहुत ही रेयर बात है। ये बहुत एक तरह की डांट है कि भाई आप एक विदेशी नेता हैं और आप एक देश गए हैं, वहां पर आपको 45 मिनट का इंतजार कराया जाए। उसके बाद अगले दिन एक और एंगेजमेंट था जहां पे रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी से मिलने आ रहे थे अमेरिका में ही। उस दिन इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को 45 मिनट इंतजार कराया। वो 45 मिनट तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली। तो इस प्रकार की जो एक पर्सनल दाब दबाव वाली जो परिस्थितियां हैं, ये निक्सन और इंदिरा गांधी में बनी रही और संबंध खराब रहे। और ये हम जानते हैं कि भाई किसिंजर ने उसके बाद इंदिरा गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा कि भाई इंदिरा गांधी बहुत ही फेयर्स थी और अपने देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, और उन्होंने ऐसी परिस्थिति फिर बना दी कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा करने का उन्होंने प्रयास किया। तो खैर, ये इंदिरा गांधी की कहानी थी। राजीव गांधी ने बहुत सफल यात्रा की, तो बहुत ही सफल यात्रा राजीव गांधी की भी रही। लेकिन भारत और अमेरिका के इतिहास में जो 2 सबसे सफल यात्राएं मानी जा सकती हैं, उनमें से पहली मानी जाएगी शायद 2005 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा, और दूसरी पे शायद हम जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की है। मतलब अगर हम केवल इन शब्दों में देखें या केवल इन शर्तों पे देखें कि भारत ने क्या हासिल किया, कि भारत को क्या मिला, दोनों देशों का सहयोग जो है वो कितना बढ़ा, अगर हम इस टर्म में देखें, इस परिप्रेक्ष्य से देखें, तो निश्चित तौर पे 2005 की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा थी, जिसमें वो जॉर्ज बुश से मिलने गए थे, बुश राष्ट्रपति थे, वो यात्रा शायद भारत और अमेरिका के इतिहास की सबसे सफल यात्रा है। 2009 में मनमोहन सिंह दोबारा गए, ओबामा से मिले, लेकिन तब भी जो अचीव हुआ था, वो जो जॉर्ज बुश के साथ अचीव हुआ था, वो अपने आप में यूनिक था, बहुत अलग था। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप प्रधानमंत्री मोदी की इस जो बाइडेन के साथ की गई यात्रा को रख सकते हैं। कैसे, आपको बताता हूं। 2005 में आप सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जो चुनौती था उस समय, वो था कि भारत ने ये जो आपकी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती थी, आपकी जो नाभिकीय अप्रसार संधि है, जिसके अनुसार कोई भी देश नए नाभिकीय हथियार नहीं बनाएगा, अपने सारे परमाणु संयंत्र जो हैं वो IAEA नाम की संस्था है उसकी जांच में चलाएगा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने हमेशा से कहा कि भाई ये जो आपकी संधि है ये पक्षपातपूर्ण है, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ये भारत का हमेशा से 90 के दशक से भारत का स्टैंड क्लियर है कि भाई NPT पे हम साइन नहीं करेंगे। या इस तरह की पहले CTBT नाम की संधि थी
तो जो भी इस तरह की संधि आएगी उस पर हम दस्तखत नहीं करेंगे। इस बात को लेकर भारत के पश्चिमी देशों से बहुत विवाद भी हुए हैं, लेकिन भारत ने कभी इस पर अपना विचार नहीं बदला है। सरकारें बदली, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन भारत का विचार इस पर नहीं बदला कि भाई ये हमारा स्पष्ट विचार है कि ये एक भेदभावपूर्ण संधि है, इस पर हम दस्तखत नहीं करेंगे। अब दुनिया में नाभिकीय ऊर्जा जोर पकड़ रही है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए आपको चाहिए यूरेनियम, और आपको सामान्य नहीं चाहिए यूरेनियम, आपको एनरिच्ड चाहिए, यानी कि ऐसा यूरेनियम जिसमें यूरेनियम की क्षमता यानी कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो। वो भारत में उतना होता नहीं, या फिर भारत को रिएक्टर लगाने के लिए दूसरे देशों से तकनीकी सहयोग चाहिए। भाई आप फ्रांस के साथ मिलकर रिएक्टर लगाना चाहते हो, आप अमेरिकी टेक्नोलॉजी से रिएक्टर लगाना चाहते हो, लेकिन दुनिया के देशों ने एक इस तरह की शर्त बना रखी थी कि हम ये सारी तकनीक केवल उससे साझा करेंगे जिसने नाभिकीय अप्रसार संधि पे दस्तखत किया है। जिस देश ने एनपीटी पर साइन नहीं किया उसको हम ये सारी सुविधाएं नहीं देंगे। ये दुनिया ने क्लियर एक नियम बनाया हुआ था, इसीलिए क्योंकि दुनिया चाहती थी कि भाई परमाणु हथियार और ना बने। भारत ने कहा कि यार हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जो भी क्षमता हमको दोगे, आप जो भी चीजें हमको बना के दोगे, उसका हम शांतिपूर्ण प्रयोग करेंगे। हम नाभिकीय ऊर्जा बनाएंगे, हमको ऊर्जा चाहिए अपने उद्योगों के लिए, अपने लोगों के लिए, हम उससे हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन हम यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम हथियार बनाते हैं। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी सप्लाई से नहीं बनाएंगे, आपकी सप्लाई से ऊर्जा ही बनाएंगे, लेकिन हमारे पास परमाणु बॉम्ब है और हम उसे ध्वस्त नहीं करेंगे, हम उसे नष्ट नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। यह बात सही है। भारत ने यह कहा कि भाई हमारा पहले से ही नो फर्स्ट यूज अग्रीमेंट है कि किसी भी देश पर हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। हम परमाणु हमला तब करेंगे अगर कोई हम पे कर दे तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। लेकिन हम इस बात को छुपा नहीं रहे कि हमारे पास परमाणु बम है, और हम अपने बाकी नाभिकीय संयंत्रों को आईएईए के नीचे ले आएंगे कि आप उनकी जांच करो, जो करना है करो, लेकिन हमारे कुछ संयंत्र जहां पे हथियार बनते हैं वो आईएईए की पहुंच से बाहर रहेंगे। भाई है ना, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यार देखो, जो तुम दोगे उससे तो हम ऊर्जा बनाएंगे, लेकिन हम बम अलग से बनाते हैं। हम ये भाई क्लियर है, और बम वाली इस संधि पे हम साइन नहीं करेंगे। अमेरिका में राजनीतिक माहौल यह था उस समय, मैं आपको अमेरिका की राजनीति के बारे में बताता हूं उस समय, कि अमेरिका में एक जॉर्ज बुश को छोड़ के बाकी लगभग जॉर्ज बुश की पार्टी के भी लोग इस तरह के अपवाद बनाने के विरोध में थे। उनका यह कहना था कि यार ये तो गलत बात है, फिर आज भारत को आप ये दोगे, कल को पाकिस्तान भी अब मांगेगा, फिर कोई दूसरा देश मांगेगा, फिर कोई अलग देश मांगेगा। इस तरह के अपवादों का सृजन करना, निर्माण करना ठीक नहीं है। हमें भारत को फोर्स करना चाहिए कि भाई तुम एनपीटी पे साइन करो और फिर जो करना है करो, लेकिन एनपीटी पे साइन नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री सिंह और राष्ट्रपति बुश के बीच वर्षों की डिप्लोमेसी हुई, सालों बातचीत चलती रही आखिरकार, और 2005 में, जिसको हम कहते हैं कि भाई पूरे अमेरिकी प्रशासन के विरुद्ध होने के बावजूद बुश ने भारत को नाभिकीय स्वतंत्रता दिलवाई कि यार चलो ठीक है। बुश ने अपने देश की संसद से एक अग्रीमेंट पास कराया, 123 अग्रीमेंट, जिसके तहत भारत को यह अपवाद दिए गए। भारत को एनएसजी की सदस्यता मिली, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। भारत को ये चीजें मिलनी शुरू हुई, और भारत की शर्तों पे अमेरिका जो है यहां पर भारत के साथ आया। तो बुश ने ये एक चीज भारत के लिए की। इसमें नारायणन साहब कहते हैं कि बुश को दरअसल प्रधानमंत्री सिंह पर बहुत विश्वास था कि प्रधानमंत्री सिंह ने अगर ये कहा है तो बात सही है। काफी हद तक उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री थी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो 2005 में हुई, और पूरी दुनिया इस पर हैरान थी। मुझे याद है उस समय के अखबारों में, और 2007-8 के अखबारों में जो छपा था जिस तरह से इसके बारे में, तो वो भी अपने आप में बताता था कि भाई मतलब बहुत ही बड़ी बात थी। 2023 में भारत ने स्पष्ट तौर पे हम अमेरिका के रक्षा पार्टनर बन गए हैं कि भाई रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में हमने अब निश्चित तौर पे अमेरिका के साथ अब हम एक बड़े पार्टनर बन गए हैं, बड़े भागीदार बन गए हैं। अब अमेरिका हमको हथियार देगा, हमारे हथियार जो हैं, हमारे यहां जेट इंजनों का निर्माण होगा जो कि अमेरिका की तकनीक से बनेंगे। ये सारी चीजें अब हमारे यहां की जाएंगी। तो निश्चित तौर पे डिफेंस पार्टनरशिप जो है भारत की, वो अमेरिका के साथ बहुत विस्तृत तौर पे अब हो गई है। तो 2023 की यात्रा जो है वो वास्तविकता में डिफेंस पार्टनरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, देखिए अब यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि भाई भारत जो है
इस यात्रा के बाद अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन गया है, एक रक्षा भागीदार अब बन गया है। हम पिछले कई दिन से रोजाना एक ना एक आर्टिकल से इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि यार अब जो है भारत लगभग मजबूती के साथ अमेरिका के खेमे में आ गया है ना। ये हम कई बार अगर आप मेरे एपिसोड्स ये देखते हैं, रोजाना ये कार्यक्रम देखते हैं, तो आप जानते होंगे कि इसके बारे में मैं कई दिनों से चर्चा आपके साथ कर रहा हूं कि अब भारत के न्यूट्रलिटी जो है, भारत की जो तटस्थता है वो उतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि काफी हद तक अब हम अमेरिका के खेमे में आ गए हैं। यहां पे नारायणन साहब हमको क्या करते हैं, थोड़ा सा सचेत करते हैं। नारायणन साहब ये कहते हैं कि यार भारत के अमेरिका के साथ जो संबंध हैं वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा परिस्थिति जनित हैं। यानी कि वो ये कहते हैं, देखिए भारत और अमेरिका, और अगर इसमें आप देखो तो सरकारें जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में भारत में जो सरकार है उसको आप राइट विंग सरकार कह सकते हो। वर्तमान में अमेरिका में जो सरकार है उसको आप काफी लेफ्ट विंग सरकार कह सकते हो। तो चूंकि इन दोनों सरकारों में वैचारिक स्तर पे ज्यादा साम्यता नहीं है, यह बात स्पष्ट है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाई अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो बार बार भारत में लोकतंत्र को लेके, भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बार बार रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई ये जो है भारत में स्थिति बहुत अच्छी अभी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट बार बार अमेरिका में उत्पन्न होती है और आमतौर पर अमेरिका की सरकारें इस तरह की रिपोर्टों को गंभीरता से लेती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाइडेन साहब के साथ पैटर्न क्या है, ये बाकी दुनिया के लिए वो उन रिपोर्टों पर काम करते हैं, इस समय भारत के लिए वो उन रिपोर्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहां पे नारायणन साहब का ये कहना है कि यार अमेरिका के लिए इस समय भारत के साथ जो संबंध हैं वो परिस्थिति जन्य हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप दोनों नेताओं में कुछ बड़ी प्रगाढ़ मित्रता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप एक तरह से मनमोहन सिंह और बुश के लिए कह सकते थे, या फिर आप एक तरह से मोदी और ट्रंप के लिए भी कह सकते थे कि आपको एक मित्रता, एक कॉमरेडरी, एक सहयोग नजर आता था कि भाई इन दोनों नेताओं में आपस की इक्वेशन है। या फिर जैसा मोदी का शिंजो आबे के साथ था, जब जो जापान के प्रधानमंत्री थे, दुर्भाग्यवश उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन शिंजो आबे जो थे उनके साथ आप कह सकते थे कि मोदी का उस प्रकार का एक इक्वेशन था। लेकिन यह स्पष्ट है कि बाइडेन साहब के साथ ऐसा मोदी का कोई इक्वेशन नहीं है। तो अमेरिका जो है इस समय भारत के साथ जो सहयोग कर रहा है, यह सहयोग जो है परिस्थिति के कारण है। और परिस्थिति आपको मैं पहले बता चुका हूं, अमेरिका को स्पष्ट तौर पे चीन के सामने एक पार्टनर चाहिए और भारत से बेहतर पार्टनर नहीं हो सकता। भारत एक स्थायी देश है, यह क्लियर है। भारत एक सिग्निफिकेंटली बड़ा देश है, आर्थिक तौर पे इंपॉर्टेंट देश है। भारत की चीन के साथ एक बहुत बड़ी सीमा लगती है जिस पे लगातार विवाद है। यानी कि भारत चीन के साथ मित्रवत हो जाएगा, इसकी संभावना कम है। कम नहीं, मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी भी कदापि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब भी इसकी संभावना बहुत कम है कि भारत जो है वो चीन के साथ मित्रवत निकट भविष्य में कभी होने वाला है। तो ये इन सब कारणों से इस समय भारत जो है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा आदर्श पार्टनर बनता है कि यार इस समय हमें भारत की आवश्यकता है। तो भारत में जो भी हो रहा हो, कैसे भी करके हमको भारत को अपने साथ रखना है। तो नारायणन साहब ये कहते हैं कि हमको इसका फायदा उठाना चाहिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है, सभी एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। इस समय अमेरिका को जरूरत है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने दिमाग में हमको यह बात हमेशा स्पष्ट रखनी चाहिए कि यह जो पूरी मित्रता है यह परिस्थिति जनित है। और अमेरिका का इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब उसे किसी देश की परिस्थिति की जरूरत हुई है, परिस्थितियों के कारण, उसने बड़ा सम्मान दिया है उस देश को, और जब उसका काम निकल गया उसने उन देशों को भुला दिया है। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। इसका क्लासिक एग्जाम्पल पाकिस्तान है। आप में से कई लोगों को याद नहीं होगा, आप लोग शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे या बच्चे होंगे, जब बिल क्लिंटन साहब राष्ट्रपति होते थे, तो यार उस समय पाकिस्तान और अमेरिका की मित्रता की बातें हर जगह छपती थी। जॉर्ज बुश के भी शुरुआती सालों में पाकिस्तान और अमेरिका जो है उनकी मित्रता एकदम हर जगह स्पष्ट थी। इंदिरा गांधी के समय में भी, रीगन के समय में भी, हर जगह आपको पाकिस्तान और अमेरिका भागीदार देशों के तौर पे नजर आते थे। क्योंकि पाकिस्तान उस समय अमेरिका को कहां चाहिए था, अमेरिका को अफगानिस्तान में युद्ध लड़ना था। अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ी सीमा कौन शेयर करता है, पाकिस्तान। उसके लिए पाकिस्तान जो है ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो पाकिस्तान का बड़ा स्वागत, सत्कार, सम्मान किया जाता था, सहायता दी जाती थी, बहुत कुछ किया जाता था। एक बार वो काम खत्म हो गया, एक बार वो व्यवस्था खत्म हो गई। तो अभी आप देखते हो कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कैसा आचरण करता है, कौन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है।
तो नारायणन साहब निश्चित तौर पे कहते हैं कि हमको इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको याद यह रखना चाहिए कि यह कंडीशनल है, ये परिस्थितियों के कारण मित्रता है, ये नेचुरल, ये प्राकृतिक मित्रता नहीं है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर भागीदारी करें, कि हम, जैसे भारत ने नाटो को लेकर स्टैंड लिया कि यार हम नाटो में शामिल नहीं होना चाहते, यह क्लियर है। या फिर जैसे अभी शायद अमेरिका हमको बोलेगा कि आप ऑकस में शामिल हो जाओ। ऑकस एक और सैन्य समूह है, आप इसको भी देख सकते हैं, इसके बारे में भी अगर अमेरिका हमको बोलता है कि आप ऑकस में शामिल हो जाओ, तो भारत को ऑकस इत्यादि में भी शामिल होने से बचना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, यानी कि अपनी शर्तें जो हैं, जो एक तटस्थता भारत को बना के रखनी है, न्यूट्रलिटी भारत को बना के रखनी है। भारत को यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका की मित्रता के प्रभाव में हम कहीं वो तटस्थता न छोड़ दें। ये एक जो है सचेत करते हैं एम के नारायणन साहब। बस ये इस आर्टिकल का बिंदु था जो मेरे को आपको बताना था। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अरे यार ये फोटो मैंने, हाँ ये फोटो यहां पे गलत लगा रह गया, चलिए कोई बात नहीं, या ये वाला फोटो होना चाहिए था। चलिए यहां से शुरू करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये यमन का जो युद्ध है उसके 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2015 में यमन में युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, यमन, मैं यहां पे गलती से मैंने फोटो गलत लगा दिया है, ये वाला फोटो मेरे को लगाना था। तो आप देख सकते हैं ये यमन देश है। यमन जो है उसके साथ एक बहुत बड़ी सीमा जो आपकी लगी है वो सऊदी अरब की लगी है। तो वास्तविकता में यमन में जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध जो है ये चल रहा है सऊदी अरब के नेतृत्व में। सऊदी अरब जो है, जो कि यमन के उत्तर में है, एक उसकी पूरी सीमा लगती है, उसके नेतृत्व में जो हूती विद्रोही हैं, एक हूती नाम की एक प्रजाति है जो वहां पे विद्रोह कर रही है। तो हूती विद्रोहियों के खिलाफ बेसिकली सऊदी अरब के नेतृत्व में वहां युद्ध चल रहा है। ये हूती जो है, इनको ईरान का समर्थन हासिल है। तो बेटा हो क्या रहा है वास्तविकता में यमन में? यमन के साथ बहुत गलत हो रहा है। यमन की जमीन पर बेसिकली सऊदी अरब और ईरान आपस में जंग लड़ रहे हैं। ये जो युद्ध शुरू हुआ था ये किसी और कारण से हुआ था, यमन की सरकारों के खिलाफ हुआ था, बहुत तरह के दूसरे मुद्दों के कारण शुरू हुआ था। पर धीरे धीरे बदल बदल के अब क्या हो गया है कि बेचारे यमन के लोग वो तो अब कुछ कह नहीं पा रहे, उनकी इसमें कोई खास भागीदारी नहीं है, उनका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उस क्षेत्र की, आपका ये जो खाड़ी क्षेत्र है, इसके 2 बड़े देश, 2 शक्तिशाली देश कौन से हैं? एक सऊदी अरब है और दूसरा ईरान है। ये 2 शक्तिशाली देश जो हैं आपसी टकराव के लिए इन्होंने बेचारे यमन को पीस के रखा हुआ है। इन्होंने क्या कर रखा है? यमन के एक क्षेत्र को सऊदी अरब नियंत्रित करता है, एक क्षेत्र को ईरान द्वारा समर्थित हूती नियंत्रित करते हैं, और यमन की जमीन पर अभी 8 साल से लड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया कितनी अनफेयर है आप इससे समझ सकते हैं। तो अब क्या है यार, इस युद्ध को हो गए 8 साल। और आपको मैंने पिछले कई दिनों में जब मैं आपको रूस में जो विद्रोह हुआ था पुतिन के खिलाफ अभी हाल ही में, जब आपको मैं उसके बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक लंबा युद्ध जो होता है वो किसी के लिए भी टायरिंग होता है। कोई भी थकता है यार। लंबा युद्ध जो है, मतलब है ना यार कि कितना लंबा चलेगा यार। आप या तो युद्ध के साथ या तो वो जल्दी से खत्म हो जाए। अगर वो ऐसे वर्षों वर्षों खिंचता चला जाता है तो आपके एक तो संसाधन कम होते चले जाते हैं, दूसरा आपकी अपनी सेना और स्थानीय लोगों का भी आप में विश्वास कम होता है कि आप में युद्ध को जीतने की क्षमता है। यह विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। तो अब ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं सऊदी अरब। तो सऊदी अरब लगभग इस युद्ध पे $60 बिलियन खर्च कर चुका है। और अब सऊदी अरब को लग रहा है कि यार बहुत हो गया, मतलब बहुत साल हो गए, फालतू में यहां पे हम लगे हुए हैं, इतना खर्चा कर दिया, कुछ ज्यादा अचीव हो नहीं रहा है। तो अब सऊदी अरब इस युद्ध से निकलना चाहता है कि यार इस युद्ध से हमको किसी भी तरह से एग्जिट चाहिए, क्योंकि अभी भी सऊदी अरब इतना खर्चा करके भी स्पष्ट तौर पे जीत नहीं पाया है। जैसे अभी भी यमन की राजधानी पर और वहां के बंदरगाहों पर हूती का कब्जा है, अभी भी वहां पे हूती प्रजाति का कब्जा है, और वहीं पर इसके वायु क्षेत्र, समुद्र सीमा वगैरह पर और देश के दक्षिणी भाग पर अभी सऊदी अरब के समर्थक लोग जो हैं उनका कब्जा है। तो पिछले 8 सालों में करीब 4 लाख लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, और बाकी जो आम यमनी है, जो आम यमन का व्यक्ति है, उसकी परिस्थिति क्या है कि 80% लोग ऐसे हैं जो वास्तविकता में किसी न किसी तरह की सहायता पर निर्भर हैं, जिनको किसी न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता चाहिए अगर उनको अपना जीवन यापन ठीक से करना है। तो आप एक बार सोच सकते हैं कि भाई वहां की अर्थव्यवस्था को किस हद तक नुकसान पहुंचाया गया है। 80%।
आप समझ रहे हैं, मतलब 80% देश जो है वो अब एड पर, सहायता पर ही निर्भर है। मतलब 80% लोग अपना खर्चा, अपना काम खुद से नहीं चला सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में इस देश को अब आप ले आए हैं। तो सऊदी जो है वो अब इस युद्ध से निकलना चाहते हैं और अब वो तमाम तरह की शांति वार्ताएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार हमारा बहुत हो गया, लगभग वैसा ही जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान से एग्जिट की थी। ये बात क्लियर ना? याद है अब अमेरिका अफगानिस्तान से कैसे गया था? इतने साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा कि तालिबान को रोकना है, तालिबान को रोकना है, लेकिन वास्तविकता में जब अमेरिका गया तो उसके कुछ महीनों के अंदर तालिबान वापस आ गया, क्योंकि अमेरिका बिना कोई प्रॉपर व्यवस्था किए हुए वहां से निकल गया। तो अब सऊदी अरब को भी यहां से पूरी तरह से निकलने की इच्छा है कि यार हम यहां से जाना चाहते हैं, हम अब यहां पर नहीं रहना चाहते, यहां पे हमारे संसाधन, हमारे पैसे को जो है जबरदस्ती खराब किया जा रहा है, फालतू में हम लोग खराब कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो है सऊदी अरब जो है इससे निकलना चाहता है। अब क्या है, जब एक युद्ध में दो पार्टियां हैं और एक पार्टी भागने के लिए उत्सुक है कि अरे यार मतलब ठीक है, ना तुम जीते ना हम जीते, लेकिन अब हमें घर जाना है, तो दूसरी पार्टी क्या मानेगी? दूसरी पार्टी ये मानेगी कि नहीं मानेगी? अब जाओगे तो हमारी शर्तों पे जाओगे। बात सही है कि नहीं है? कि भाई सऊदी अरब कह रहा है कि यार चलो ठीक है, अभी कोई जीता नहीं है, वास्तविकता में इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया है, लेकिन हूती ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमें नहीं जाना, जाना तुम्हें, हम तो यहीं के, हम तो यहीं रहेंगे, जाना आप लोगों को है। तो अगर आपको अब जाना है तो फिर आप अब हमारी शर्तों पे जाओगे, क्योंकि भाई जो पहले ब्लिंक करता है, जो पहले जाने की बात करता है, जंग का मैदान छोड़ने की बात करता है, तकनीकी तौर पे उसको आप हारा हुआ मान सकते हो। तो हूती अब ये कह रहे हैं कि भैया सऊदी वालों, तुम पहले तो हमको युद्ध का मुआवजा दो, ठीक है, दूसरा जो सैनिक जो हैं उनके वेतन दो, और तीसरा यह कि अब हम कोई भी पीस की बातचीत करेंगे, शांति की बातचीत करेंगे, तो सीधा सऊदी की सरकार से करेंगे, ना कि एक 8 सदस्यीय समिति सऊदी अरब ने बना रखी है यमन में, जो यमन की स्थानीय सरकार मानी जाती है। तो हूती लोगों ने क्लियर कहा है ये स्थानीय सरकार वगैरह सब बकवास है, हमको पता है, स्थानीय सरकार की कोई हैसियत नहीं है, उनके पास कोई शक्ति, कोई क्षमता नहीं है, सारी शक्ति, सारी क्षमता जो है वो यमन के, माफ कीजिएगा, सऊदी के पास ही है। तो हम बात भी करेंगे तो सीधे सऊदी अरब से करेंगे, आपकी स्थानीय सरकार से तो हम बात भी नहीं करना चाहते। ठीक है, ये उन्होंने मांग करी है। अब सऊदी ये कह रहे हैं कि यार मुआवजा तो नहीं देंगे, लेकिन हां चलिए युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसको बनाने में हम योगदान कर देंगे। ठीक है, ये दूसरी बात उनके लिए और चिंताजनक है कि जो सैनिक उनके खिलाफ लड़ रहे थे उन्हीं के वेतन अब सऊदी, अब वो उनको यमन की संपत्ति से निकाल के दे, ये भी सऊदी नहीं करना चाहता। और तीसरी बात, अगर वो उनकी स्थानीय सरकार से बात नहीं करेंगे तो स्थानीय सरकार की जो मान्यता है, जो सऊदी अरब बहुत दिनों से स्थापित करने की प्रयास कर रहा है कि भाई यमन की एक जो स्थानीय एक सरकार है, वो भी अपनी एक महत्वपूर्ण सरकार है, एक महत्वपूर्ण अंग है आपके देश का, उसकी मान्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी कि भाई अगर शांति की भी बात की जा रही है तो सऊदी अरब से की जा रही है, इनसे तो कोई बात भी नहीं कर रहा, तो इसलिए उसकी मान्यता कम हो जाएगी। तो अब यार ये एक अलग चैलेंज है। अच्छा, इसमें खाली 2 प्लेयर नहीं है, इसमें तीसरा प्लेयर है यूएई, आपका जो संयुक्त अरब अमीरात है, ये आपका तीसरा प्लेयर है। ये इनका भी एक समर्थित समूह है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यमन का कर दो बंटवारा, और दक्षिणी यमन का जो दक्षिणी भाग है इसको आप एक अलग देश बना दो। तो यमन में अब एक और मांग चल दी है कि इसका आप बंटवारा कर दो और यमन का जो दक्षिणी भाग है उसको एक अलग देश बना दो। तो इतने सारे एक जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मैं कह सकता हूं विचार हैं वो अभी यमन में आके मिल रहे हैं। तो देखिए युद्ध विराम जब होगा, जिस तरह से होगा, और उसके बाद क्या इसका समझौता होगा, क्या इसका परिणाम निकलेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पे हम नजर रखेंगे कि इसको कैसे सुलझाया जाता है। लेकिन यमन एक महत्वपूर्ण देश है, आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इनका पूरा एक समुद्री तट है, तो इसलिए काफी सारे देशों के लिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखना होगा कि इस विवाद को किस तरह से सुलझाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को आपको मैंने कल पढ़ाया था, है ना, लेकिन आज मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। ऐसा आमतौर पे मैं करता नहीं हूं, आपने देखा होगा कि यार जो चीज कल पढ़ा दी वो मैं आज नहीं पढ़ाता कि भाई वो तो कल ही पढ़ाई है, लेकिन आज थोड़ी सी अधिक जानकारी इस पे आई है। तो वरुण गांधी का कल एक आर्टिकल आया था, तो वो मैंने आपको कल बताया था, और उसमें उन्होंने जो विचार दिए थे, जो समस्याएं बताई थी, उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा कल की थी। आज क्या आया है? आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक संपादकीय इस पर छापा है, जो इंडियन एक्सप्रेस वाले खुद लिखते हैं, और उन्होंने वास्तविकता में सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है उस पर वो ये बताने का प्रयास किया है।
तो इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि यार अभी आरबीआई ने क्या किया, एक अंतर विभागीय समूह बनाया जिसमें आरबीआई के जो अलग अलग विभाग हैं उन्होंने आपस में चर्चा परिचर्चा की, और उस समूह की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे ये क्लियर हुआ कि यार हमको रुपए को अंतरराष्ट्रीय बनाना पड़ेगा, हमें रुपए को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता दिलाना पड़ेगा। अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा अभी हाल ही में क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार अगर आपकी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय नहीं है तो आपकी आर्थिक स्वायत्तता थोड़ी सी कम है? वो घटना है रूस और यूक्रेन का युद्ध। कैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ हम सबको पता है। जो पहला हमला रूस पर किया पश्चिमी देशों ने, वो क्या किया? देखिए मतलब पश्चिमी देशों ने जो रूस पर किया, ठीक है आप कह सकते हो कि यार रूस ने देखो हमला किया उनके साथ गलत हुआ, लेकिन आपको यह मैसेज मिल गया कि यार ये आगे आपके साथ भी हो सकता है, यह है कि नहीं है? तो उन्होंने क्या किया, जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम है आपका पूरा का पूरा, जो आपका अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम है जो कि आपस में जुड़ा हुआ है, जो आपका एक स्विफ्ट के जरिए पेमेंट का लेन देन होता है, आपका भुगतान होता है, आपकी स्विफ्ट की व्यवस्था है जिसके जरिए धन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके संदेश दिए जाते हैं। इस पूरे बैंकिंग सिस्टम से उन्होंने रूस का निष्कासन कर दिया। यह स्पष्ट कर दिया कि रूस के साथ अब आप डॉलरों में डील नहीं कर सकते, यह स्पष्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, रूस का अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो संकट में पड़ गया। ठीक है, अब ये पश्चिमी देशों ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं करना चाहिए था, वो हमारा आज का मुद्दा नहीं है, वो हम कभी और बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत जैसे देशों को मैसेज क्या मिला कि यार जब तक हम डॉलर में ही डील करते हैं, जब तक हम अपना व्यापार डॉलर में कर रहे हैं, हमारे पर भी पश्चिमी देश इस तरह का नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि हमारे संबंध अच्छे हैं, हम ऐसे किसी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन एक खतरा तो है, एक खतरा तो है, और इस खतरे को हमें खत्म करना पड़ेगा, इस खतरे को हमें कम करना पड़ेगा। और उसके लिए सही तरीका यही है कि हम अपनी मुद्रा को ही अगर इतना अंतरराष्ट्रीय कर दें, इतना इंटरनेशनल कर दें कि दुनिया के देशों को फर्क ही ना पड़े कि हाँ ठीक है हम रुपए में कर लेंगे व्यापार। तो रुपया तो हमारे नियंत्रण में है ना यार, रुपया थोड़ा ना किसी अमेरिका के नियंत्रण में है या किसी यूरोप के नियंत्रण में है। तो ये चीज एक संदेश आपको यहां मिला कि रूस यूक्रेन युद्ध में यह आवश्यकता महसूस हुई कि अपने व्यापार को पश्चिमी देशों के पर अति निर्भर कर देना खतरनाक हो सकता है। डॉलर पर जो अति निर्भरता है यह खतरनाक हो सकती है। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। इसके अलावा और लाभ है निश्चित तौर पे, अगर आपकी मुद्रा का प्रयोग बढ़ेगा तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एकत्र करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यार भारत को ऐसे 500-550 बिलियन डॉलर का हमने एक विदेशी मुद्रा भंडार रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा हुआ है ना कि विदेशी व्यापार के लिए हमको डॉलरों में पे करना पड़ता है। अगर विदेशी व्यापार के लिए हम रुपए में पे करने लगे तो ये जो अननेसेसरी हम पे दबाव होता है कि हमको बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बना के रखना है ताकि दूसरे लोगों को दिख पाए कि हम इस व्यापार के लिए पे कर पाएंगे, उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हम अपनी मुद्रा में पे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये एक आपके ऊपर जो अतिरिक्त काम, अतिरिक्त जिम्मेदारी पड़ी रहती है, ये खत्म होगी। इसके अलावा निर्यातकों को विनिमय दर के संकट से भी मुक्ति मिलेगी कि भैया आपकी मुद्रा अभी क्या है, आप हर कोई डॉलर के दाम देखता है कि आप पे कैसे करते हो। भाई मान लो आपने किसी निर्यातक ने अपना $100 का माल बेचा, ठीक है, अब उसने बनाया तो भारत में है ना, तो उसका खर्चा तो भारत में हुआ होगा और बाहर उसे $100 का बेचना है क्योंकि $100 का ही उसका बिकने वाला है। तो मान लीजिए $1 जो है वो 70 रुपए का था, ठीक है, तो उसकी भारत में कितनी कीमत आ रही थी? 7,000 रुपए आ रही थी। अब अगर यह 80 रुपए का हो गया तो उसकी कीमत कितनी आ जाएगी? 8,000 रुपए आ जाएगी। तो एक तरह से उसका पूरा व्यापार जो है वो निर्भर है विनिमय दर पे। वहीं अगर आपका सामान जो है उसको आप डॉलर में करो ही ना, जिस करेंसी में आप बना रहे हो उसी करेंसी में बेचते हो, तो मेरे लिए भी सिंपल है कि नहीं है कि यार मैंने ये मोबाइल फोन बनाया अपने देश में, ये मैंने बनाया 10,000 रुपए का, तो मैं इसे 11,000 का बेच दूंगा, बात खत्म। अब आपको डॉलर में करना हो, रूबल में करना हो, युआन में करना हो, आपका प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या देखना पड़ता है कि यार इसके डॉलर कीमत कितनी होने वाली है, ये मेरे को देखना पड़ता है। उसके लिए मैं विनिमय दर पर निर्भर हूं। सरकारों पर भी दबाव आता है कि भाई विनिमय दर को एक ऐसे स्तर पर रखो कि आपके निर्यात जो है वो ज्यादा प्रभावित ना हो। तो ये अननेसेसरी ये वाला स्ट्रेस भी आपका खत्म होगा। तो इस तरह से एक आपके आर्थिक सशक्तता में इसका महत्वपूर्ण योगदान है कि आप अपनी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब इसके लिए ये जो एक ग्रुप बना था, एक समिति बनी थी, इसने कुछ गोल निर्धारित किए हैं, कुछ टास्क तय किए हैं। वो टास्क मैं आपको बता देता हूं। तो कुछ पहले इन्होंने बनाए हैं शॉर्ट टर्म कदम, कि हम कौन से कदम अभी जल्दी उठा सकते हैं, तुरंत उठा सकते हैं। वो क्या है, किसी भी मुद्रा में भुगतान के एक रूप नियम बनाना, कि भाई अगर आप मान लो डॉलर में भुगतान करते हो, रुपए में करते हो, रूबल में करते हो, युआन में करते हो, किसी में भी करते हो, आपके लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। यह नियम बनाना देश के अंदर सरकार के हाथ में है, सरकार इसको तुरंत कर सकती है। दूसरा, व्यापारियों को रुपए के प्रयोग पर लाभ देना। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि यार कोई एक्सपोर्टर है, कोई निर्यातक है, अगर वो अपना सामान जो है रुपए में बेच रहा है, अगर वो अपने सौदे, अपनी डील्स रुपए में कर रहा है, तो उसको आप टैक्स में छूट दे दो, थोड़ी सी उसको आप इंसेंटिव दे दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्यातक जो है वो अपनी डील में ये प्रयास करे कि हम रुपए का प्रयोग करें। तीसरा, अपने पेमेंट सिस्टम को देश के बाहर प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाना, कि भाई ऐसा भी तो हो पाए कि रुपए में आप बाहर पेमेंट भी तो कर पाओ, ऐसा सिस्टम भी तो होना चाहिए। तो वो सिस्टम भी आप बना सकते हो। अभी हमने सिंगापुर के साथ अपने यूपीआई को शुरू किया है, तो उस तरह के इंटीग्रेटेड एक जैसे सिस्टम, कि भाई हम यहां से पे करें, वहां रुपए में चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था जो है हम शुरू कर सकते हैं। यह हमको करना चाहिए, ठीक है। तो यह एक उपयुक्त बनाने का काम भी हमको करना चाहिए। मीडियम टर्म के काम क्या है, आपके मध्यम अवधि के काम क्या है? वो यार ये है कि देखो, कोई भी देश आपके देश की मुद्रा में या आपके देश में निवेश करने के लिए तब तैयार होगा जब वो देश जो है उसको ये समझ में आएगा कि आपके यहां जो कर प्रणाली है वो अच्छी है। तो आपको यह देखना चाहिए कि आपके यहां जो टैक्सेशन सिस्टम है वो ऐसा ना हो कि वो निवेशकों को आपके यहां निवेश करने से डिस्करेज करे, हतोत्साहित करे, ठीक है। तो आपको अपनी कर प्रणाली को भी एक जैसा करना पड़ेगा जैसा बाहर के देशों में है। इसके अलावा भारत के बाहर भी रुपए में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करो, कि यार मान लो रशिया में किसी व्यापारी ने रुपए में डील करी, अब यार उस रुपए का वो प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है, अगर बैंकिंग ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको अपने देश के जो बैंक हैं उनका विस्तार करना पड़ेगा बाहर के देशों में। भाई आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बाहर के देशों में है, हर जगह है, लेकिन आप जो है धीरे धीरे उनका और विस्तार करें, और कुछ विदेशी बैंकों को भी ये कहें, उनसे भी आग्रह करें, उनको भी इस प्रकार का मौका दें कि वो रुपए में ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना शुरू कर पाए। ये आपको प्रयास करना पड़ेगा। दीर्घ अवधि, सबसे लॉन्ग टर्म क्या है? आईएमएफ का जो एफडीआर होता है, ये कई बार बता चुका हूं, ये आपके लिए होमवर्क है अगर आपको पता नहीं हो। आईएमएफ जो है ये एक संस्थान है, यहां पर क्या होता है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो एक तरह की मुद्रा होती है ये जो आईएमएफ में सबके पास होती है, ठीक है। ये एक मुद्रा है जो आईएमएफ में चलती है। तो ये क्या है, ये मुद्रा जो है विशेष आहरण अधिकार, जिसको एफडीआर कहते हैं, ये एफडीआर दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट करेंसियों से मिलके बना है। कुछ परसेंट इसमें डॉलर है, कुछ परसेंट इसमें युआन है, ये सब मिलके बने हैं। तो आपको यह कोशिश भी करनी चाहिए कि भाई अब हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो हमारी जो मुद्रा है रुपया, वो भी एफडीआर के पूल में शामिल हो। इसमें समय लगेगा, ये लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन भारत को इसकी दिशा में भी प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए, ठीक है। तो रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पे ये कुछ एक पाथवे है, ये एक मार्ग है जो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हमको बताता है कि आरबीआई ने इस तरह की एक चर्चा अभी इस मामले पर की है। ये जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यमुना पे आ जाते हैं यार। आप में से कई लोग होंगे दिल्ली में, तो ये तो हमको पता है, हमको जानकारी है कि यार यमुना, जैसा आप देख सकते हैं यहां पे आपको दिख रहा है, एक पवित्र नदी मानी जाती है, दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन मतलब हम जानते हैं ना, हर साल जब छठ पूजा का त्योहार होता है बिहार में, उस समय फोटोज आते हैं कि यमुना पर, पूरे नदी पर झाग बने हुए हैं, और उसमें श्रद्धालु लोग जो हैं उतर के आरती करते हैं, पूजा करते हैं। बड़ा दर्दनाक, बड़ा दुखद सीन देखने को मिलता है कि यार एक नदी जो है, जो हमारे देश की राजधानी, देश का इतना इंपॉर्टेंट शहर, वहां पे हम सब मिलके, मतलब मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि यार इसको हमें एक चुनौती की तरह लेना चाहिए। यह हमारे देश के लिए एक चुनौती है कि यार हमारे देश के अंदर से एक नदी जा रही है ना, देश की राजधानी से एक नदी जा रही है, और यार वो इंपॉर्टेंट नदी है, वो देश के बड़े हिस्से को कवर करती है, उसके किनारे हमारी राजधानी है। क्या हम लोग सब अपने सारे संसाधन, अपना सारा तकनीकी ज्ञान मिलाकर भी उस एक नदी को साफ नहीं कर सकते? क्या मतलब कितना मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल काम नहीं है,
लेकिन क्या वास्तविकता में हमारे देश का जो कलेक्टिव सेल्फ है, जिसको कहते हैं कि यार हमारे देश की जो भावना है, जो आत्मविश्वास है, जो स्वाभिमान है, वो इतना कम होना चाहिए कि यार एक नदी जिसको साफ करने के प्रयास मतलब मेरे ख्याल से तो पिछले 25-30 साल से तो चल रहे हैं। यहां पे भी मैं बार बार कहता हूं, सरकारें बदलती रही, केंद्र में राज्य में सरकारें बदलती रही, बार बार अलग अलग सरकारें आती रही, सबने कहा कि हम साफ करेंगे, हम साफ करेंगे, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो या तो हम इसको गंभीरता से नहीं लेते, अगर हम गंभीरता से नहीं लेते तो ये नाटक हमको छोड़ देना चाहिए कि यार हम इस नदी को साफ करेंगे और हम इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, ये सब नाटक फिर हमें बंद करना चाहिए। अगर हम इसे गंभीरता से लेते हैं तो यार ये तो बड़ी शोचनीय बात है कि यार हमारे यहां इतने आईआईटीज हैं और इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे इतना पढ़ाया लिखाया जाता है, दुनिया भर की रिसर्च करी जाती है, हम लोग सब मिलके अपनी राजधानी की एक नदी को साफ नहीं कर पा रहे यार। तो मतलब ये तो मेरी नजर में, कम से कम मेरी नजर में तो राष्ट्रीय शर्म का विषय है ये कि यार किसी को कोई आता होगा, कोई देखेगा, हम खुद को देखें कि यार ये हमारी राजधानी की सबसे प्रमुख नदी है जो हमारी राजधानी से बहती है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है आर्टिकल में। तो भाई यमुना जो है, यमुना का जो पूरा प्रवाह है उसके पूरे प्रवाह का केवल 2% दिल्ली में है। भाई नदी तो बहुत लंबी है, उसका केवल 2% प्रवाह जो है वो दिल्ली में है, लेकिन नदी का 70% कचरा जो है वो दिल्ली से आता है, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड भी है। दिल्ली एक राजधानी है, बड़ा शहर है, औद्योगिक नगर है, तो निश्चित तौर पे आप वहां पे ज्यादा कचरा उत्पन्न करोगे, वो कचरा आप डालोगे। तो यार 2% दिल्ली जगह लेती है यमुना में, लेकिन 70% कचरा ऐड कर देती है, 70% कचरा जोड़ देती है। तो भाई राष्ट्रीय हरित आपका जो अधिकरण है, एनजीटी जिसको हम कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसने दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी कि भाई आप करिए, जनवरी में बनाई थी कि आप उपाय कीजिए इसके कि नदी को साफ किया जाए। अभी तो भाई जनवरी में बनी थी, 6 महीने हो गए। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि नदी के प्रदूषण में किसी भी तरह की कोई कमी ऑब्जर्व नहीं की गई है। जितना प्रदूषण नदी में पहले था ठीक उतना ही अभी भी है। यानी कि ये जो आपने समिति बनाई थी, इस समिति का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कि इस समिति के कदमों से या इस समिति के विचार से या मंथन से कोई फर्क पड़ा हो, ऐसा हमें नजर नहीं आता। निश्चित तौर पे वही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। ठीक है, तो यमुना की सफाई को लेकर ये एक मामला सामने आया है, ये एक चीज स्पष्ट सामने आई है। अब आर्टिकल कोशिश करता है जानने की कि यार इसका हम क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यार एक कारण जो आता है वो ये है कि दिल्ली में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो कम है, क्षमा कीजिएगा, ये कम है। जितनी दिल्ली की आबादी है, जितना दिल्ली में सीवेज जो है वो जनरेट होता है, जो गंदा पानी जो होता है घरों से, शौचालय इत्यादि का, वो जनरेट होता है, उसको साफ करने के लिए जो प्लांट चाहिए वो जरूरत से बहुत कम है, और जितने हैं वो भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या बताई जाती है कि दिल्ली में क्या हुआ है, बहुत सारी नई बसावट हुई है। ठीक है, आपने क्या हुआ, पुराने जो थे उनके लिए आपने एक बड़ा सीवेज प्लांट बना रखा था, दिल्ली का कचरा 3 जगहों से इकट्ठा होकर एक जगह आता था, वहां पे सीवेज जो है क्लीन होती थी। ठीक है, वो कितना भी अच्छे से हो रही हो, खराब से हो रही हो, लेकिन हो रही थी। अब क्या है, ये जो नई कॉलोनियां बनी हैं दिल्ली में, इनका जो है ये तो सीवेज नेटवर्क में है ही नहीं। यानी कि अगर आपने दिल्ली में एक सीवेज नेटवर्क बनाया कि भाई पूरे शहर का सीवेज जो है यहां आएगा बहकर, हम इसको ट्रीट करेंगे, साफ सफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको यमुना में डालेंगे। ठीक है, यहां पे अब क्या हो गया है, नई कॉलोनियां बन गई हैं, ये नई कॉलोनी बनी है, इनके पाइपलाइन यहां तक जाते ही नहीं है, ये सीधे यमुना में जा रहे हैं। ये जो आपका सीवेज का जो एक सिस्टम है उसके बाहर नई कॉलोनियां बननी शुरू हो गई हैं और इन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस कारण से, और ये जो पहले भी प्लान बना था, इसमें इस बात के बारे में नहीं सोचा गया कि यार दिल्ली की आबादी जितनी आज है उतनी हमेशा थोड़ा ना रहेगी। शहर की आबादी बढ़ेगी, शहर की आबादी बढ़ेगी तो शहर में कचरा बढ़ेगा, लोगों का सीवेज बढ़ेगा, और हम जो है कम से कम सीवेज की कवरेज को और बढ़ाते जाएं, इसको हम और सुरक्षित और अच्छा करते जाएं, इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया। यहां पर आर्टिकल यह भी कहता है कि यार दिल्ली में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, कि दिल्ली में किसी एक की स्पष्ट जिम्मेदारी हमको समझ में नहीं आती कि यह जिम्मेदारी है किसकी, कि सभी लोग एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि भाई देखो ये गंभीर नहीं है, वो गंभीर नहीं है। दिल्ली में ये बहुत कल्चर है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार नहीं है,
है ना, केंद्र का भी आधिपत्य है, वहां की म्युनिसिपैलिटी अलग से चुनी जाती है, जो वहां की जो है ना वो एक अलग से चुनी जाती है, विकास प्राधिकरण एक अलग बॉडी है, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान वहां पे इन्वॉल्व हैं, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता सबको, और सबकी कुछ कुछ जिम्मेदारी है, पूरी तरह से किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो जहां पे क्या होता है, जहां पे एक प्रोजेक्ट के बहुत सारे मालिक होते हैं, वहां उसका कोई मालिक नहीं होता। तो केंद्र में यहां पे क्या है, अनेक संस्थानों पे जिम्मेदारी है, जैसे दिल्ली सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, आपका दिल्ली विकास प्राधिकरण हो गया, आपका दिल्ली की म्युनिसिपल ये हो गई, आपकी दिल्ली की नगर महानगर पालिका हो गई। ये सारे संस्थान जो हैं सबके सब इस काम के जिम्मेदार हैं, और अगर सबके सब जिम्मेदार हैं तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, जहां पे हर कोई जिम्मेदार होता है वहां पर कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो यही चीज एक निकल के आ रही है, और ये बड़ी एक दुखद, एक बड़ी शोचनीय दशा है, जिसको मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको बता चुका कि मेरे ख्याल से ये एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि हम लोगों को अपनी सरकारों से पूछना चाहिए कि यार आप मतलब इसको प्रोजेक्ट जैसा क्यों नहीं बना सकते, कि यार करो ना, मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या है, करो। अगर आप नहीं कर सकते यार, फिर तो बड़ी बड़ी हैरानी की बात है कि हम इतना बड़ा देश हैं, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल, इतने हमने ब्रेक थ्रू किए हैं, अपने आप को हम तकनीकी सुपर पावर बुलाते हैं, और अपनी राजधानी के नीचे से जाने वाली नदी को, राजधानी से जाने वाली नदी को हम इस दशा में रखते हैं सालों साल। तो इस बारे में हमको और गंभीरता से विचार करना चाहिए, सरकारों को भी इस पर और त्वरित कदम जो हैं, बड़े कदम उठाने चाहिए, तभी इस पर कुछ किया जा सकता है, वरना यह परिस्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। चलिए आज के आखिरी आर्टिकल पे आते हैं। तो यार सॉफ्ट पावर क्या होती है, यह आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था। सॉफ्ट पावर बेसिकली आपकी सांस्कृतिक शक्तियों को कहा जाता है। जैसे भारत में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है सॉफ्ट पावर का, आजकल हम कहते हैं योगा, कि आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है तो दुनिया भर में जो बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूएन के सारे रिप्रेजेंटेटिव, सब लोग साथ मिलकर सड़कों पर योगा करते हैं, बाहर योगा करते हैं, और सब जो है, सबको यह बात स्पष्ट है कि यार ये जो एक प्रक्रिया है, ये जो एक एक्सरसाइज का ये पूरी प्रक्रिया है योग की, ये भारत की है, भारत ने इसको उत्पन्न किया था, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो इससे क्या होता है, भारतीय संस्कृति की पहुंच दुनिया भर में बढ़ती है। तो आपके यहां की शिक्षा, आपके यहां की संस्कृति, आपके यहां की फिल्में, मैं हमेशा बोलता हूं कि यार भारत का जो ये बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, मुंबई का एक जो सिनेमा है, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक सांस्कृतिक फैक्टर है, बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। ये मैं एक्चुअली हो चुका है, एक प्रोफेसर हैं, मैं नाम भूल गया, अश्विनी देशपांडे हैं, लिखा था, किसने लिखा था, किसी एक प्रोफेसर का मैं एक बार ट्विटर पे अकाउंट पढ़ रहा था कि वो किसी काम से, मेरे ख्याल से किसी अफ्रीकी नहीं, माफ कीजिएगा, ये खाड़ी देश में गई हुई थी, और वहां पे उनसे पैसे खो गए, मतलब उनके पास समां उनका पर्स वो अपने होटल में भूल आई, और उनके पास पैसे नहीं थे और उनको वापस जाना था। तो उन्होंने, एक टैक्सी वाला था, उसने गाड़ी रोकी और पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे को वहां तक जाना है। तो उसने, और मतलब उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे अपना नंबर दे देना, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि अच्छा, यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज शाहरुख खान कंट्री, सो यू कैन कम एंड सिट विद मी एंड आई विल ड्रॉप यू। तो अब ये क्या है, मतलब वो कोई भी अभिनेता हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का ये क्या है, आपकी सॉफ्ट पावर है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने म्यूजिक, आप अपने नृत्य, आप अपने योग, इन चीजों के लिए आप दुनिया भर में जाने जाते हो। ठीक है, ये होती है सॉफ्ट पावर, और भारत सॉफ्ट पावर की दिशा में निश्चित तौर पे काफी प्रयास करता है, ये बात स्पष्ट है। इजराइल के एक विदेश मंत्री भारत आए, इजराइल के जो विदेश मंत्री थे वो भारत आए थे, एलाई कोहेन ने यार एक चीज कही कि सॉफ्ट पावर जो है वो हार्ड पावर के बिना किसी काम की नहीं है। अब इससे आप सहमत हो सकते हो और असहमत हो सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं ये इस पे मैं क्या सोचता हूं। हां, मैं पार्शियली इससे सहमत हूं। मैं आपको ये बताता हूं कि यार देखो, भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया जानती है, भूटान की सॉफ्ट पावर को कौन जानता है यार। भूटान में भी तो इतना अच्छा पर्यावरण और विश्व खुशहाली इंडेक्स और ये सब चीजें लेके आया, लेकिन उसकी सॉफ्ट पावर को कोई जानता है क्या?
भाई मतलब ये बात है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस बात को आप, कि यार सॉफ्ट पावर भी उसी की देखी जाती है, गुण भी उसके देखे जाते हैं जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास हार्ड पावर होती है। यह बात एल.आई. कोहेन ने कही और कहा कि यार तो आप सॉफ्ट पावर करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्ड पावर पे फोकस खत्म नहीं होना चाहिए, आपके पास हार्ड पावर होनी चाहिए। अच्छा एक बात याद रखिए, हार्ड पावर से मतलब केवल सैन्य शक्ति से नहीं है। हार्ड पावर से मतलब, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आपकी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता, बेसिकली आप कितने उद्योग धंधे लगा सकते हो, यह आपकी हार्ड पावर होती है। और इस मामले में निश्चित तौर पे भारत की आर्थिक प्रगति उल्लेखनीय है, कोई डाउट नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि भारत जो है आर्थिक तौर पे एक अच्छी खासी बड़ी शक्ति के तौर पे उभरा है, कोई डाउट नहीं है। यहां पे ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल जो है क्या कहता है कि एक चीज जिस पे भारत को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए और जहां पे हम एक्चुअली बहुत ज्यादा पीछे हैं, वो है कि यार हमारे जीडीपी में विनिर्माण का योगदान कितना है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कि ठीक है आपकी अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आप कहते हो कि हमको हार्ड पावर चाहिए, तो एक बार आप ये सोचो कि आपके जीडीपी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आपका मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, आपके जीडीपी में विनिर्माण का योगदान कितना है, अभी भी 15% के आसपास है। बिजनेस लाइन यहां तक कहता है कि वास्तविकता में अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे चीनी उत्पाद बन के आ रहे हैं हर क्षेत्र में, भारत का विनिर्माण उद्योग जो है वो घट रहा है। बढ़ना चाहिए लेकिन वास्तव में वो घट रहा है, क्योंकि हर जगह चीनी उत्पादों का कब्जा होता जा रहा है। आपने उसकी तरफ कुछ नहीं किया, आपने उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया, आपने उसकी तरफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया। अब उसके लिए वो क्या कहते हैं कि भारत ने क्या किया, अपने उद्योग धंधों में दक्षता को बढ़ाने की बजाय, कि जिससे आपके उद्योग धंधे बेहतर प्रदर्शन करें, ऐसे कदम उठाने की बजाय आपने न्याय संगतता को बढ़ावा देने की कोशिश करी कि यार हम न्याय संगत रहेंगे। अब देखिए इस पर भी आप सहमत या असहमत हो सकते हैं पूरी तरह से। मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि भारत जैसे एक विभिन्नता वाले देश में आपको न्याय संगतता भी बना के रखनी जरूरी है, लेकिन इस पे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। ये कहता है कि हमको रूथलेसली इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए था, हमको बहुत कठोरता के साथ, जैसे भारत ने अपने श्रम कोड में श्रमिकों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं। यह आर्टिकल ये कहता है, यह आर्टिकल ये कहता है कि भारत में आपने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इतनी मुश्किल बना रखी है कि उद्योगपति जो है वो भूमि अधिग्रहण करना चाहता है तो भी कर ही नहीं पाता। उसके लिए प्रैक्टिकली यह असंभव जैसा है कि वो आसानी से भूमि अधिग्रहण कर पाए, यह बहुत मुश्किल है। तो आपने श्रम कानून मुश्किल बना दिए, आपने भूमि अधिग्रहण मुश्किल बना दिया, आपने अपने वित्तीय बाजार से पैसा उठाना मुश्किल बना दिया। तो भाई आपको याद है इकोनॉमिक्स में आपको मैंने पढ़ाया है कि भाई ये आपके बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं। श्रम होता है ना, भूमि होती है, वित्त होता है। तो उद्योगपति तो है आपके यहाँ, 4 होते हैं, चौथा उद्योगपति होता है, उद्यमी होता है। चौथा तो है उद्यमी है आपके यहां, लेकिन बाकी 3 चीजों को आपने इतना दुष्कर बना रखा है कि आपके यहां विनिर्माण जो है वो वास्तव में कम होता जा रहा है। निवेशक जो आपके यहां आना चाहता है वो आपके राजनीतिक और नौकरशाही के भ्रष्टाचार से परेशान है, कि भाई आपके यहां राजनेता जो है वो निवेशक से रिश्वत मांगते हैं, आपके यहां नौकरशाह जो हैं वो परेशान करते हैं, इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इतने सारे आपके नौकरशाही के तौर तरीके उनको फॉलो करने पड़ते हैं कि वो थक जाते हैं और उनको लगता है इससे अच्छा कहीं और ही निवेश कर देते हैं यार, यहां पे निवेश करने की बजाय। तो यहां पे ये कहते हैं कि भारत में व्यापार करना, वो अन्य देश जिनसे भारत तुलना कर रहा है, मुख्यतः चीन, उनकी तुलना में 33% तक ज्यादा महंगा है। तो ऐसे में कोई भी भारत में क्यों उद्योग लगाएगा? अगर आपके यहां व्यापार करना 33% महंगा है, उद्योग लगाना 33% महंगा है, तो कोई भी समझदार उद्यमी जो है वो किसी और देश में जाएगा, आपके यहां नहीं आएगा। ये एक भारत के साथ हो रहा है। आखिर में आर्टिकल कहता है कि यह बात सही है कि सरकार इसको सुधारने का प्रयास कर रही है, जैसे नौकरशाही का इंटरफियर कम किया जा रहा है, प्रक्रियाएं सरल की जा रही हैं, आपके यहां निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, नया श्रम कोड बनाया जा चुका है, हालांकि अभी पास नहीं हुआ है लेकिन ड्राफ्ट बन गया है। 2024 के चुनाव के बाद अगर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार दोबारा आती है तो नया श्रम कोड फिर सरकार पास करेगी। थोड़ा अनपॉपुलर है इसलिए नया श्रम कोड अभी नहीं लाया जा रहा है, लेकिन बन चुका है। 2024 के चुनाव के बाद वो लाया जाएगा, ये तय है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें करी जा रही हैं, लेकिन उनको और तेजी से करने की आवश्यकता है, उनको और त्वरित तरीके से करने की आवश्यकता है, तभी हम अपनी जो हार्ड पावर है उसका विकास कर पाएंगे।
ये इतनी सी बात ये आर्टिकल यहां पर कहता है कि सॉफ्ट पावर हम अपनी विकसित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्ड पावर के लिए हमको ये सारे कदम जो हैं इनको उठाने की बहुत जल्दी से आवश्यकता है। ठीक है भाई, चलो आइए आज के सवाल देखते हैं। अब ये हो गए आज के हमारे आर्टिकल्स, जल्दी से आज के सवाल देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से डॉलर पर अति निर्भरता के खतरे सामने आए हैं। क्या है जवाब? बिल्कुल है। आपको बताया कि भाई अमेरिका ने क्या किया, स्विफ्ट से रूस को काट दिया, हटा दिया रूस को स्विफ्ट से। तो सबको समझ में आया कि यार हमारे साथ भी हो सकता है। तो डॉलर पे अति निर्भरता प्रॉब्लम है। रूस भारत से सारा व्यापार रुपए में ही करता है। इसका जवाब नहीं है, क्योंकि भाई क्या हुआ, अभी हाल ही में रूस ने यह भी कहा कि यार हम रुपए में व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन रुपए में खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। भारत उतने कुछ काम की चीजें हमको निर्यात कर नहीं रहा कि हमारे पास जो रुपए का स्टॉक है उससे हम क्या खरीदें। तो ये भी देखिए विनिर्माण, ये उस आर्टिकल से जुड़ गया कि आप ज्यादा विनिर्माण करोगे तो ज्यादा निर्यात करोगे, तो आपकी मुद्रा जो है वो भी सशक्त होगी, उसके अंतरराष्ट्रीयकरण में भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये रूस अभी दूसरी मुद्राओं में करता है, लेकिन सारा व्यापार रुपए में नहीं कर रहा है हमारे साथ अभी। ठीक है। यमन के युद्ध में सऊदी अरब और ईरान दो पक्ष हैं, यह बात सही है। यमन की सरकार सऊदी अरब के समर्थन से बनी है, यह बात भी सही है। तो ये दोनों कथन आपके सत्य हो गए। आगे चलते हैं। चलिए, ये एम के नारायणन साहब के जो आर्टिकल में जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, जो सचेत किया है, वो वाला भाग आपको इसके उत्तर में लिखना है। प्रश्न क्या है? अमेरिका के साथ संबंध भावनात्मक नहीं तार्किक होने चाहिए, चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है कि बहुत अच्छी बात है अगर आपके नेताओं में एक पर्सनल इक्वेशन है, पर्सनल मित्रता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि यह बदल सकता है। हम लोकतंत्र हैं, नेता बदल सकता है। कल को बाइडेन साहब की जगह कोई और राष्ट्रपति बन सकता है, भारत में भी मोदी साहब की जगह कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमको अपने संबंधों को तार्किक आधार पर बनाना पड़ेगा कि यार तार्किक तौर पे हमारे लिए अमेरिका कितना महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं, यह हमको सोचना पड़ेगा। केवल भावनात्मक आधार पे आप संबंध बनाएंगे तो उन संबंधों की एक्सपायरी डेट साथ में आएगी। तो यह हमको याद रखना पड़ेगा। यह बात, यह वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको यहां पर देना है, इसकी चर्चा आपको करनी है। बेसिकली नारायणन साहब के आर्टिकल में जो आपको मैंने बताया था वही आपको बिंदु यहां पर लिखने हैं। ठीक है। चलिए, जाते जाते आपको एक बार दोबारा बता देता हूं भाई कि हमारे P2I बैच की स्टार्टिंग डेट एकदम पास आ गई है, 10 तारीख है, सुबह 8 बजे का बैच है। जल्दी जुड़ जाइए, सुबह सुबह क्लास होगी, 11 साढ़े 11 तक खत्म हो जाएगी, बाकी पूरे दिन पढ़ाई कीजिए। P2I बैच है, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक सबकी तैयारी, पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। P2I है, प्रीलिम्स से इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा, कोई उसके लिए अतिरिक्त फीस आपसे नहीं ली जाएगी। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो AJ लाइव कोड लगाइए, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन। तो आप AJ लाइव कोड लगा के 29,999 रुपए में आप इस कोर्स को तुरंत ले सकते हैं। याद रखिए, परसों से सुबह 8 बजे क्लास शुरू है, यानी कि आपके पास केवल कल का दिन और है। तो आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, देर मत कीजिए, आज या कल इससे निश्चित तौर पर जुड़िए। ठीक है, AJ लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे से अपने डाउट्स इत्यादि पूछना चाहते हैं, तो ये तरीके हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर इसकी प्रेजेंटेशन आएगी। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इन सारे माध्यमों से आप मेरे साथ संपर्क में रह सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा सोमवार सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ, और फिर सोमवार को ही शाम 4 बजे आपके साथ मैं मिलूंगा इसी क्लास में। उसके बीच में कभी कभी मेरे कुछ और वीडियोस आते रहेंगे। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि UPSC के लिए किस तरह की व्यक्तित्व की आवश्यकता है, वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। एक वीडियो जो आप लोग बार बार मांग रहे थे, काफी समय से बात चल रही थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एक वीडियो मैं उस पर जल्दी ही बनाऊंगा और आप लोगों तक उसको पहुंचाऊंगा कि एक अच्छे आंसर को कैसे फ्रेम किया जाए, एक अच्छे उत्तर को कैसे लिखा जाए। तो इस एक वीडियो को मैं जल्दी ही बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।